बीए प्रथम वर्ष के हिंदी के विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सूफी शब्द फारसी के सूफ शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ ऊन होता है। कुछ मुसलमान कवि ऊन का लंबा ढीला चोगा पहनकर अल्लाह का स्मरण किया करते थे। संभवतः उस चोगे के कारण ही वो सूफी कवि कहलाए और उनमें से कुछ कवियों ने हिंदी की काव्य धारा में अपना विशेष योगदान दिया, जिसमें मंझन, कुतुबुन, मलिक मोहम्मद जायसी आदि प्रतिनिधि कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको हम जायसी के नाम से जानते हैं, उनका पद्मावत सूफी काव्य का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं, सूफी काव्य की विशेषताएं किस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहले काव्य रूप। काव्य रूप का अर्थ है कि इन कवियों ने अपनी कविताओं को किस विधा में लिखा। काव्य रूप पहले दो प्रकार के हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो हम देखते हैं कि इन कवियों ने मुख्य रूप से प्रबंध काव्यों की रचना की, लेकिन कुछ कवियों ने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो काव्य रूपों की दृष्टि से इन कवियों के दोनों ही प्रकार के काव्य मिलते हैं, प्रबंध और मुक्तक। उसके बाद है चरित्र चित्रण। इन कवियों ने अपनी प्रेम कहानियों में नायक और नायिका के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डाला है, लेकिन इनके नायक और नायिका का जीवन एक निश्चित सांचे में ढला हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण ये जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने चरित्र चित्रण के क्षेत्र में सीमित रहकर ही नायक और नायिका का चरित्र उभारा है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है, वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन का अर्थ है एक ऐसी परिपाटी जिसमें कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों की गणना की जाती है, उसकी गिनती की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है। जैसे वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर, गांव, रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, सेना का आना, युद्ध में जाना, इन सब चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। इसे हम वस्तु वर्णन कहेंगे। उसके बाद है प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य विषय प्रेम है। इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। हिंदू राजा घरानों के प्रेम का वर्णन करके इन्होंने उसी प्रेम के माध्यम से परमात्मा की कल्पना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो प्रेम की अभिव्यक्ति है इनके काव्य में, वो विशेष रूप से हुई है। और प्रेम की अभिव्यक्ति इनके काव्य में संयोग और वियोग दोनों ही उसके रूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इनकी विशेषता है, नारी का महत्व। सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी को माना है और इस प्रेम के माध्यम से ही वो परमात्मा तक जाने की बात कहते हैं। और अपने जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने नारी को ही परमात्मा का रूप माना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने नारी को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने संत कवियों की भांति नारी को माया का रूप कहकर उसकी आलोचना नहीं की है, बल्कि उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा है और उसे ही परमात्मा समझकर उसको पाने की कोशिश की है। तो ये एक मुख्य अंतर है सूफी काव्य और संत काव्य की नारी की प्रति जो उद्भावना है उसमें। फिर है गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया है। जैसे कि
जायसी के पद्मावत में हम देखते हैं कि राजा का गुरु जो है एक तोता है जो कि पद्मावती के रूप के विषय में उनको बताता है, उसको पाने की जो है उसके मन में प्रेरणा जगाता है। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि उन्होंने नारी को ही परमात्मा का रूप माना है। तो इस प्रकार लेकिन वहाँ तक जाने के लिए गुरु का विशेष महत्व है और गुरु के दिशा निर्देशों पर ही कहानी आगे बढ़ती है। तो सूफी कवियों ने गुरु को अपने जीवन में विशेष महत्व दिया है। भाषा शैली, सूफी काव्य लोक प्रचलित अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन इनकी अधिकतर जो भाषा है वह अवधी है। अवधी में प्रतीकों, बिंबों, भाषा की जितनी भी विशेषताएं हैं और उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सूफी काव्य की सभी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सूफी जो काव्य धारा है वह लोक रंजन का काव्य है। लोक रंजन का अर्थ है कि लोगों को के मनोरंजन के लिए, लेकिन उसमें एक विशेष लक्ष्य को लेकर वो चलते हैं कि प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाने की बात उसमें कही है। तो यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।